प्रभु जोशी जी से यह बातचीत 7 मार्च 2020 को की गई थी, पेंडेमिक शुरू होने के पहले। कुछ तकनीकी कारणों से यह वीडियो उस समय लोड नहीं हो पाया था। उसी दिन मैंने यूनुस खान से भी बातचीत की थी और यूनुस खान का वीडियो लोड हो गया था। यह संयोग ही है कि पेंडेमिक ने, कोविड महामारी ने प्रभु जोशी को हमसे छीन लिया। एक लंबे अरसे के बाद यूनुस खान ने उस वीडियो की याद दिलाई, तो मैंने सर्च किया और मेरे फ़ोन के तहखाने से यह वीडियो निकल आया और अब यह मेरे मित्र अश्विनी सिंह की मदद से इस फॉर्मेट में आप सभी के लिए उपलब्ध है। यह एक दुर्लभ बातचीत है क्योंकि प्रभु जोशी अब हमारे बीच नहीं है। यह बातचीत सिनेमा, साहित्य, तीसरी कसम और सिनेमा, इन सभी पहलुओं को छूती हुई बहुत बारीकी से सभी पहलुओं को उद्घाटित करती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और यह मेरा आग्रह भी होगा कि आप इसे पूरा देखें, तभी प्रभु जोशी की बात को, उनके मर्म को समझ पाएंगे। शुक्रिया। देखें प्रभु जोशी की बातचीत। साहित्य और सिनेमा दोनों के बीच द्वंद्व रहा है और इस द्वंद्व की परिणति हमेशा एक जिरह को जन्म देती रही है। मुझे याद है कि पेरिस रिव्यू इंटरव्यूज़ में एक बार मार्क्वेज से पूछा गया था और प्रपोज़ल भी था उनके साथ कि वो 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड पर एक फ़िल्म बनाएं। तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है आप मुझे $1 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन मैं इसके अधिकार आपको कभी नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा कि 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड के जो पात्र हैं, जो मेरे हर पाठक की कल्पना में एक नए ही चेहरे की तरह आएंगे, उन सब की हत्या हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड पर जो फिल्म बनेगी, वही चेहरे हमेशा के लिए मेरे पात्रों के साथ चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे और एक तरह से मैं अपनी एक कृति की इस तरह से सेलुलाइट पर लहूलुहान हत्या नहीं देखना चाहता और उन्होंने इनकार कर दिया। अमूमन हमेशा ये शिकायत रही है तमाम लेखकों की कि जब भी उनकी कृतियों पर फिल्म बनाई गई तो वे फेथफुल नहीं रही, क्योंकि दोनों की एक दिक्कत है और वो दिक्कत है बुनियादी रूप से उस व्याकरण की जो विजुअल भाषा या विजुअल दृश्य भाषा का जो पहला मुहावरा होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों में देखना कहाँ से, सीन फ्रॉम वेयर, आप कहाँ से देखते हैं। एक कहानी को पढ़ते हुए आप उसका क्या पाठ करते हैं, एक पात्र को देखते हुए आप क्या अनुभव करते हैं। और जब फिल्म बनती है तो उसका एक पाठ नहीं होता उस कहानी का, क्योंकि जो पात्र अभिनय कर रहा है वो पात्र भी उसका अपना पाठ करता है। जो निर्देशक देखता है और गढ़ता है उसका अपना पाठ होता है और जो एक दर्शक देखता है वह भी रचना का पाठ अपने तरह से करता है। तो एक पाठ बहुलता पैदा करती है फिल्म, और इस पाठ बहुलता को मैं सोचता हूँ कि ठीक ऐसा ही है जैसे कैलिडोस्कोप में एक ही छवि ढेरों रूप में अलग अलग तरह से दिखाई देती है और दोनों के सब के बीच होती है आकस्मिकता। मैंने किस मनस्थिति के दरमियान जीते हुए एक फिल्म, एक दृश्य और एक पात्र को देखा, ये तय करता है कि उसकी संवेदना की भाषा का जो मुहावरा था वो कितनी दूर पहुंचा। जब भी साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनती है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर भाषा से भाषा में जो अनुभव का स्थापत्य पैदा होता है वो दृश्य को पैदा करता है, वो अनुभव के उस स्तर को पैदा करता है जिसे भाषा पीछा करती हुई लगातार दौड़ती है। और एक कैमरामैन जब उसे देखता है तो वो कोशिश करता है कि क्या दृश्य भाषा में मैं उस अनुभव को पकड़ पा रहा हूँ।
मसलन एक वाक्य है कि वह दीवार को घूर रहा था और घूरते घूरते नींद में चला गया, बाद इसके दीवार उसे घूर रही थी। क्या इस वाक्य को बनाया जा सकता है? या आप देखें कि पाथेर पांचाली में विभूति भूषण बंदोपाध्याय के उपन्यास के आखिरी हिस्से में है, जब वो दृश्य समाप्त होता है, उसमें यह है कि उन्होंने घर छोड़ दिया और उस घर में सन्नाटे का वासा हो गया। इसके फिल्मांकन के लिए अब आपको सन्नाटा शब्द को धमकाकर उससे वो अर्थ निकालने की कोशिश करना होगी जो हमारे अवचेतन में बसते हैं। तो आप उस दृश्य को याद करिए कि बैलगाड़ी जा रही है, जूम आउट हो रहा है शॉट, और उस बैलगाड़ी के छप्पर के बीच से वो दरवाज़ा दिखता है जहां ताला लगा हुआ है। उसके बाद कैमरा टिल्ट डाउन करता है और देहरी तक आता है, उसके बाद स्टडी हो जाता है और देहरी के बाद उसमें धीमे धीमे एक बड़ा सा सांप घर के अंदर दाखिल हो जाता है। मुझे लगता है कि सन्नाटे का वहाँ वासा हो गया था। इस वाक्य के कई सारे अर्थ उस सांप के अंदर दाखिल होने ने पैदा किए, जो शायद लेखक पैदा नहीं करता। इसलिए दृश्य भाषा कई बार लिखी हुई भाषा से बहुत अधिक फलांग जाती है, उतनी दूर तक जहाँ हम एकांत में उसे बार बार याद करते हैं, बार बार लौटते हैं। हम रचना को बार बार उतना याद नहीं करते जितना दृश्य को। सवाल इस बात का है कि गति का, कला में एक नियम होता है, किया कम हुआ अधिक, और दूसरा नियम होता है फॉर्म इन फोर्स, गति में आकार गढ़ना। और मैं सोचता हूं कि तीसरा नियम वो होता है कि अगर निर्मल वर्मा की कोई कहानी ली जाए तो निर्मल वर्मा की कहानी के सारे पात्र अपने एकांत में जाकर अपने से बात करते हैं, ब्रूडिंग करते हैं। सवाल इसका है कि क्या वो ब्रूडिंग उतना न्याय कर पाता है जो विजुअल लैंग्वेज में आएगा? जैसे उसकी रोटी बनाई गई, मैं उस कहानी को आज तक दृश्य भाषा में पचा नहीं पाया। लेकिन यही माध्यम का फ़र्क होता है। माध्यम को, ख़ासतौर फिल्म के माध्यम को 20वीं शताब्दी की कला कहा जाता है, लेकिन मैं फिल्म माध्यम को कला नहीं मानता। कला सिर्फ 3 हैं, एक संगीत, चित्रकला और नृत्य। बाद में साहित्य आया, बोला गया, क्योंकि ये किसी भी किस्म के उपकरण का आश्रय लिए बगैर किए जाते हैं। अगर मैं बहुत खुश हूं, या आदिम आदमी जब बहुत खुश होता था तो नाचने लगता था, बहुत खुश होता था तो वो पत्थरों पर उकेरता था या गुनगुनाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी की जब कला की बात की जाती है तो क्या मैं बगैर बिजली के फिल्म चला सकता हूं? क्या मैं बगैर किसी कैमरे के फिल्म बना सकता हूं या दिखा सकता हूं? इसलिए मैं सोचता हूं कि दरअसल वो फिल्म एक कला रूप है, कला नहीं है। और जब साहित्य को किसी कला रूप में बदलने की कोशिश की जाती है तो कला रूप की अपनी शर्तें होती है। वह भी कहता है कि मैं यह नहीं होना चाहता, मैं यह होना चाहता हूं। कई बार अप्रकट भी उस दृश्य में या उस कला में या उस कथ्य में दाखिल होने की अनुमति चाहता है। मुझे याद है कि ऐसी चीज़ें भी उस दृश्य में आ सकती हैं जो लिखी नहीं गई लेखक ने, या लेखक ने जिनकी कल्पना भी नहीं की थी। और मैं सोचता हूं यहीं से काम एक फिल्मकार का शुरू होता है। फिल्मकार उस लिखे हुए को राजी कर लेता है इस चीज़ के लिए कि तुम अपनी निजता स्पर्श से निजता को छोड़ो और मुझे दो। तो जब भाषा और कला या वो कहानी अपनी निजता छोड़कर एक निर्देशक की हो जाती है
उसकी संपदा हो जाती है, उसकी मिल्कियत हो जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि सारे हक उसके पास हैं। उसके पास न केवल रचना के हक हैं, बल्कि उसके पास उसके पुनर्रचना के भी अधिकार हैं। और आप जानते हैं कि कल्पना के अधिकार यथार्थ से अधिक होते हैं, और फिल्मकार भी कल्पना करता है जब किसी कहानी को पढ़ता है कि ये दृश्य ऐसा होगा। एक संवाद बोलते समय उसके दिमाग में, निर्देशक के दिमाग में केवल अभिनेता नहीं होता। वो दृश्य जब बनता है तो हमें लगता है कि मान लीजिए एक दृश्य है जिसमें वहीदा रहमान है, तीसरी कसम फिल्म की है, उसमें राज कपूर हैं, लेकिन ये दोनों अभिनेता नहीं है। केवल वो धूप, वो समय, वो जगह, वो प्रॉपर्टी जो उसमें दिख रही है, वे भी उतने ही भागीदार हैं, और वे भी उस दृश्य की महानता के या उसके सार्थक होने की कल्पना और उसकी पूर्ति का दावा करते हैं। इसलिए उनको अलग हटाया नहीं जा सकता। तीसरी कसम फिल्म मैंने बहुत अपने उस उम्र में देखी थी जब मैंने लिखना शुरू किया था। तीसरी कसम पढ़ी थी और बाद में देखी थी। पढ़ना और देखना दोनों अलग है। पढ़ते हुए हम नितांत अकेले होते हैं, हमारे साथ साथ भाषा होती है, और भाषा जो हमें बताती है उस भाषा को हम अनुभूति और संवेदना के सहारे विस्तार देते हुए काम करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, उसका अर्थ लेने लगते हैं। लेकिन एक निर्देशक ये तय करता है कि जो मैं दिखा रहा हूँ उससे ज़्यादा देखने का अधिकार आपको मैं नहीं देना चाहता, और जो अधिकार आपके अपने हैं वो आपको ले जा सकते हैं उड़ान पर, और मैं उस उड़ान के लिए स्पेस पैदा कर सकता हूँ। जैसे मीता है, उसका राज कपूर ने जो अभिनय किया, सवाल इस बात का था कि एक ठेठ गांव दी देहाती आदमी की भावुकता का बोध उसके आंख और अभिनय से क्या प्रकट हो पाएगा, वो भोलापन। लेकिन राज कपूर शहरी थे, अभिजात वर्ग के थे, और उस दुनिया की, ग्लैमर की दुनिया से थे, जहां उनके चेहरे को विस्मृत करके मीता को ढूंढना मुश्किल था। लेकिन राज कपूर की ये खूबी कही जानी चाहिए कि उन्होंने उस राज कपूर को लगभग विदा करने की कोशिश की। उसकी एक वजह यह भी थी कि उनके अंदर वो भोलापन था, वो इनोसेंस थी, एंड टू रीगेन द इनोसेंस ऑफ दैट कैरेक्टर ही शुड नो व्हाट्स द लव। जब तक आप उस भोलेपन को अर्जित नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। और मीता जब वहीदा रहमान जो उस पात्र की है, हीरामन है जो, वो इसीलिए है कि वो उससे प्रेम करता है, और उसके प्रेम की भाषा वो भाषा नहीं है जो प्रचलित मुहावरे में फिल्म ने या साहित्य ने दी थी। वो भाषा जिसमें बोला कम गया है और प्रकट अधिक हुआ है। आप सोचिए कि मैं तो ये मान के चलता हूँ तीसरी कसम हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे गहरी और रोमांटिक फिल्म है। उससे अधिक कोई प्रेम की मुझे फिल्म नहीं दिखती, क्योंकि प्रेमी स्त्री को अपनी सर्वसत्ता में, उसकी समग्रता में कल्पना करता है, और आज का जो निर्देशक है वो स्त्री को नख से शिक तक लाना चाहता है, वो देह से शुरू करता है। और अब इन दिनों तो ख़ास तौर पर ये कहा जाता है कि आप देह, यानी एक तरह से प्रेम देह की प्रार्थना है। लेकिन तीसरी कसम में आज की फिल्म के जो दृश्य किसी बेडरूम के होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उत्तेजक या उससे कहीं ज़्यादा पोएटिक
उतना है जब वहीदे रहमान गाड़ी से उतरती है और उसकी पिंडलियां दिखती हैं। यानी पिंडलियां दिखना, जिसे कहना चाहिए फ्रेम में दिखती हैं, तो फ्रेम से बाहर खड़ा जो दर्शक है एक पूरी स्त्री की जो कल्पना करता है, वो वहीदा रहमान नहीं है, वो कॉस्मिक वुमन है। इसलिए थोड़े से देह के एक हिस्से से वो एक पूरी स्त्री के देह के होने की कल्पना पैदा करते हैं जो एस्थेटिक में बदलती हैं। राज कपूर ने अपनी उस इनोसेंस के साथ जिस लगाव को पैदा किया है, मैं सोचता हूँ उस फिल्म का सबसे बढ़िया दृश्य तब है जब वहीदा रहमान नृत्य करती हैं और भीड़ के बीच हीरामन है। अब सोचिए कि प्रेम ने उसे, वहीदा रहमान को या उस पात्र को अपनी मिल्कियत मान लिया है। वो अपनी कल्पना के संसार की प्रेम की नागरिकता में उसको शामिल कर लिया है। और इसलिए वो जब कोई गलत टिप्पणी करता है या लगता है कि एक लंपट की तरह कोई उस को देख रहा है, तो लड़ पड़ता है। उसे लगता है कि ऐसी पवित्रता के बीच ये दाग कहां से आ सकते हैं। बड़ा विदूषकी बन जाता है। लेकिन याद रखिए कि चार्ली चैपलिन ने कहा था वो दृश्य के बारे में कि जब क्लोजअप है तो कविता है, या क्लोजअप है और लॉन्ग शॉट है तो एक तरह से कॉमेडी है। तो प्रेम के तमाम दृश्य आप मान के चलिए कि जब भी लॉन्ग शॉट में जाते हैं वो विदूषकी लगते हैं। स्त्री और पुरुष का लगभग किसी, कहना चाहिए कि एनिमल फॉर्म की तरह दिखाई देते हैं। जबकि क्लोजअप्स की जब दुनिया आती है तो लगता है कि एक कविता घट रही है। तो मुझे लगता है कि रेणु जी से मैं मिला हूँ, रेणु जी से मुझे बात भी करने का मौका मिला क्योंकि मैं 2 दिन होटल में उनके साथ रहा था। तो मैंने कहा था कि आप ये कल्पना कैसे करते हैं इस सारी। तो कहने लगे कि प्रभु, मैं उन पात्रों की भाषा के संभव मुहावरे में और सोच में जीता हूँ। मैं जब तक कि हीरामन खुद नहीं हो जाता, मैं शायद तीसरी कसम नहीं लिख सकता था। लेकिन उसमें हीरामन भी मैं ही हूँ। मतलब मैं प्रेमिका भी मैं ही हूँ और प्रेमी भी मैं ही हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि वो द्वैत को हटाते हैं। प्रेम में देह और चिंतन दोनों ही द्वैत है। तो मुझे लगता है कि एक अद्वैत की सृष्टि की प्रेम की तीसरी कसम में उन्होंने। और सेलुलाइट की उसे कहा जाता है कि ये एक तरह से कृति है, पर मैं सोचता हूँ कि वह फिर से लिखी गई कहानी है, फिर से रची गई कहानी है। और चूँकि उसमें कहानी की आत्मा को किसी चिड़िया की तरह कैद कर लिया है जो बार बार फड़फड़ाती है, उसके फड़फड़ाने के पंखों की आवाज़ हमें सुनाई देती है। शायद एक फ़िल्म वही है जो हमारे भीतर फड़फड़ाती है। एक अच्छी फ़िल्म और अच्छी किताब वही है जो हमारे खून में शामिल होती है, हमारे भीतर दाखिल होती है और फिर कभी बाहर नहीं आती। जिस दिन फ़िल्म बाहर निकल जाती है उस दिन वह उत्पाद होती है, फ़िल्म नहीं होती, कृति नहीं होती है। मैं सोचता हूँ कि तीसरी कसम एक अलभ्य कृति है, अलभ्य प्रेम की अलभ्य कथा है।